दोस्तों, इस दुनिया में हर चीज़ का अपना एक इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस है। हम जैसे जैसे साइंस में तरक्की करते गए, हमने देखा कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उनका इम्पोर्टेंस कितना है। चाहे वो ऑक्सीजन हो जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हो जो सोलर फ्लेयर्स से हमें बचाती है, या फिर दूर बैठा जुपिटर जो अपने ग्रेविटेशनल पुल से हमें एस्ट्रॉइड से बचाता आया है। क्या आप जानते हो, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइफ के लिए परफेक्ट कंडीशंस होने की प्रोबेबिलिटी 1 in 10⁻40 या इवन 1 in 10⁻138 है। इसका मतलब है कि एक के बाद 40 जीरोज या 138 जीरोज होते हैं, यानी ये एकदम इम्पॉसिबल के करीब है। ये नंबर्स हमें समझाते हैं, लगता है कि जैसे हमारा एग्जिस्टेंस एक कॉस्मिक मिरेकल है। अब ये सब यूं ही तो नहीं हो सकता। हमारे इस सीरीज ओरिजिन्स थ्योरीज ऑफ द यूनिवर्स में अब तक हमने जाना कि कैसे हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ हो सकता है, लेकिन इस एपिसोड में हम इसके साथ साथ ये भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। और इसे ढूंढने के लिए हमें अपने स्क्रिप्चर्स में देखना पड़ेगा जो हमारे पूर्वज सालों पहले हमारे लिए छोड़ गए थे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे ब्रह्मांड की बनने की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है इसे लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर। इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है वो हिंदू धर्म के शास्त्रों, वेदास, पुराणास और अन्य स्क्रिप्चर से प्रेरित है। साथ ही ये इन्फॉर्मेशन मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज के साथ कंपेयर करके एक नए पर्सपेक्टिव को पेश करने का प्रयास करती है। ये जरूरी है कि आप ये समझे कि कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन है जो कुछ साइंटिफिक फैक्ट के साथ अलाइन करेगी और कुछ के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकती है। हमारा उद्देश्य है कि इंटेलेक्चुअल डिस्कशन को प्रमोट करना, ना कि किसी धर्म या विज्ञान की थ्योरी पर फाइनल कमेंट करना। इस वीडियो को एक थॉट एक्सपेरिमेंट के रूप में देखा जाए और अपने दिमाग और दिल को सही इन्फॉर्मेशन के साथ समझने की कोशिश करें। सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स, चाहे वो ऋग्वेद हो, उपनिषद हो या पुराणास हो, हर जगह एक चीज बार बार रिपीट होती है, यूनिवर्स के ओरिजिन का एक इन डिटेल्ड और टाइमलेस एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन ना सिर्फ क्रिएशन के बारे में बात करता है, बल्कि एग्जिस्टेंस के सिक्लिकल नेचर और इनफाइनाइट ब्रह्मांडों के कंसेप्ट को भी एक्सप्लोर करता है। ऋग्वेद के नासदी सूक्त में एक टाइमलेस स्टेट के बारे में लिखा गया है, जहाँ ना तो स्पेस था, ना टाइम, ना ही मैटर, बस एक एकम था, एक सिंगल एंटिटी जो सब कुछ था पर फिर भी शून्य था। ये मॉडर्न साइंस के सिंगुलरिटी कंसेप्ट से काफी करीब लगता है। सनातन कॉस्मोलॉजी के मुताबिक यूनिवर्स की शुरुआत ब्रह्मा के एक दिन से होती है, जो एक कल्प कहलाता है। एक कल्प का समय लगभग 4.32 बिलियन सालों के बराबर होता है। और एक कल्प के समापन के बाद आता है प्रलय, जहाँ सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है और एक नई शुरुआत होती है। एक और फैसिनेटिंग कंसेप्ट है अनंत विष्णु का, जिनके नाभि से एक लोटस ब्लूम होता है और उस लोटस पर ब्रह्मा बैठे होते हैं जो एक नए ब्रह्मांड के निर्माण करते हैं। ये विजुअलाइजेशन एक मल्टीवर्स के आइडिया को सिग्निफाई करता है, जहाँ कई यूनिवर्सेस एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। वही शिवा का तांडव, जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के कॉस्मिक डांस है, एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ये बताता है कि यूनिवर्स का एक डिफाइनाइट एंड होता है, पर वो एंड एक नई शुरुआत का भी सिग्नल होता है। इस साइक्लिक नेचर को हम सृष्टि यानी कि क्रिएशन, स्थिति यानी कि सस्टेनेंस और प्रलय यानी कि डिस्ट्रक्शन के फॉर्म में समझाते हैं। सनातन कॉस्मोलॉजी के मुताबिक यूनिवर्स सिर्फ एक फिजिकल जगह नहीं है, ये कई लोकास यानी कि डायमेंशंस और प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में डिवाइडेड है। ये मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स के आइडिया को सपोर्ट करता है, जो आजकल के स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम फिजिक्स के कंसेप्ट से मेल खाता है। तो सनातन कॉस्मोलॉजी ना सिर्फ एक यूनिवर्स के जन्म को एक्सप्लेन करती है, बल्कि उसके सिक्लिकल नेचर और मल्टीवर्स के पॉसिबिलिटीज को भी रिप्रेजेंट करती है। पर क्या ये सिर्फ आइडिया स्पिरिचुअल है या साइंटिफिक थ्योरीज भी इसको सपोर्ट करती है? चलिए इसके बारे में समझते हैं। मॉडर्न साइंस की माने तो यूनिवर्स का जन्म हुआ था बिग बैंग के साथ 13.8 बिलियन साल पहले, एक सिंगल पॉइंट से, जिसे हम सिंगुलरिटी कहते हैं। वो इतना डेंस और हॉट था कि सारा मैटर और एनर्जी वहाँ कॉन्सेंट्रेटेड था। फिर एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ, जिससे स्पेस, टाइम और मैटर का एक्सपेंशन शुरू हुआ। क्या ये सिंगुलरिटी और सनातन कॉस्मोलॉजी का एकम एक ही कंसेप्ट के अलग अलग एक्सप्रेशंस हो सकते हैं? दोनों एक ही टाइमलेस और स्पेसलेस ओरिजिन की बात करते हैं। फिर आती है सिक्लिकल और बिग बाउंस थ्योरी। ये कहती है कि यूनिवर्स बार बार क्रिएट और डिस्ट्रॉय होता रहता है, जो कि एक नेवर एंडिंग साइकिल के फॉर्म में होता है। ये सनातन धर्म के कल्प और प्रलय के कंसेप्ट के काफी करीब लगता है। अब बात करते हैं मल्टीवर्स थ्योरी की। इस थ्योरी की माने तो हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक अकेला यूनिवर्स नहीं है, बल्कि मल्टीपल यूनिवर्सेस के साथ कोएग्जिस्ट करता है, वो भी कई डायमेंशंस में और अपने अपने फिजिक्स के डिफरेंट लॉस को लेके। ये थ्योरी सनातन कॉस्मोलॉजी के अनंत ब्रह्मांड और क्लोकास के कंसेप्ट को भी सपोर्ट करती है। एक और मॉडर्न थ्योरी है स्ट्रिंग थ्योरी,
जो कहती है कि यूनिवर्स के हर एक पार्टिकल की फंडामेंटल नेचर एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की तरह होती है। ये स्ट्रिंग मल्टी डायमेंशनल होती है जो 10 से ज्यादा के डायमेंशंस की पॉसिबिलिटीज को बताता है। सनातन स्क्रिप्चर्स के लोकाज और हायर डायमेंशनल प्लेन्स यहाँ रेजोनेट करती है। सनातन धर्म में स्ट्रिंग्स को रश्मि कहा गया है। क्वांटम फिजिक्स एक और रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट देती है, क्वांटम क्रिएशन। ये कहता है कि पार्टिकल्स बिना किसी अपेरेंट कॉज के वैक्यूम से क्रिएट हो सकते हैं। ये आइडिया सनातन के स्वयंभू कंसेप्ट से मेल खाता है। यहाँ पर स्वयंभू का अर्थ होता है एक ऐसी वस्तु जो खुद से प्रकट हुई हो। तो ये थ्योरीज, चाहे वो बिग बैंग हो, सिक्लिकल यूनिवर्स हो या मल्टीवर्स, कहीं ना कहीं सनातन शास्त्रों के कंसेप्ट के साथ रेजोनेट करती है। क्या हो अगर हम इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाएं, तो क्या एक यूनिफाइड थ्योरी पॉसिबल है? तो दोस्तों, अब हम एक ऐसी थ्योरी की बात करते हैं जो सनातन कॉस्मोलॉजी के ब्रह्म और मॉडर्न साइंस के डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के आइडियाज को एक नई रोशनी में समझाने की कोशिश करती है। हम इस थ्योरी को यूनिफाइड कॉस्मिक फ्रेमवर्क थ्योरी कह सकते हैं। तो इस थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स का एक असल सोर्स है, एक एंटिटी जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। दोस्तों, ध्यान देने की बात है, ब्रह्मा एक अलग चीज होती है, ब्रह्म एक अलग चीज है। ब्रह्म एक ऐसी चीज है जो लिमिटलेस है, एंडलेस है और सब कुछ अपने अंदर समाये हुए है। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, बल्कि एक मैटर है, पर वो मैटर जो समझना आसान नहीं है। ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के कंसेप्ट के काफी करीब है, जो पूरी यूनिवर्स में हर जगह फैली हुई है। लेकिन आज के मॉडर्न साइंस में भी हम इसे ना तो देख सकते हैं, ना ही मेजर कर सकते हैं। और ये हमारे मटेरियल यूनिवर्स यानी कि एटम्स या फिर एनर्जीज के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती। ये मटेरियल यूनिवर्स जो हम देखते हैं, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, ये सब ब्रह्म से ही ओरिजिनेट हुआ है। लेकिन ब्रह्म का मतलब यूनिवर्स नहीं होता है। इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं। ब्रह्म एक ओशन की तरह है और एक यूनिवर्स एक पानी की बूंद की तरह होता है। ये यूनिवर्स उसी ब्रह्म का हिस्सा है, लेकिन कुछ समय के लिए ब्रह्म की डायमेंशन से इस मटेरियल यूनिवर्स के डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। बिग बैंग भी ब्रह्म के अंदर एक फेस चेंज का नतीजा था, जो एक लिमिटलेस ओशन में एक फाइनाइट क्रिएशन को जन्म देता है। पर यह जर्नी यही खत्म नहीं होती। सनातन कॉस्मोलॉजी और मॉडर्न साइंस दोनों ही एक चीज के बारे में बात करते हैं, सिक्लिकल एग्जिस्टेंस। जैसे एक वेव ओशन से उठती है और फिर उसी में जा मिलती है, वैसे ही ये यूनिवर्स भी एक दिन ब्रह्म में वापस मिल जाएगा। सनातन में इसे प्रलय कहा जाता है, जब सब कुछ डिसॉल्व हो जाएगा और ब्रह्म के अंदर एक नए यूनिवर्स के बनने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। मॉडर्न थ्योरीज जैसे बिग क्रंच, बिग बाउंस भी इसी आइडिया की तरह लगती है। अगर साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ब्रह्म को हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में समझ सकते हैं। ये दोनों यूनिवर्सेस के 95% मास और एनर्जी को बनाते हैं और फिर भी हमारे लिए डायरेक्टली देखे जाने लायक नहीं है। डार्क एनर्जी का काम है यूनिवर्स को एक्सपांड करना और डार्क मैटर वो स्ट्रक्चर है जो गैलेक्सीज को एक साथ पकड़े रखता है। सनातन कॉस्मोलॉजी के ब्रह्म के साथ इसकी काफी सिमिलरिटीज है, जो हर जगह है, सब कुछ कंट्रोल करता है, पर फिर भी आंखों से दिखाई नहीं देता। इस थ्योरी का एक और इम्पोर्टेंट एनालॉजी है एक बूंद और समुद्र। जब यूनिवर्स ब्रह्म से अलग होता है तो वो अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी दिखाता है, पर उसका असल पर्पस हमेशा एक ही होता है, वापस ब्रह्म में जाके मिलना। और जब ये होता है, एक नए वेव के लिए जगह बनती है, एक नए यूनिवर्स के लिए। एक और इंटरेस्टिंग आइडिया है कि हर लिविंग बीइंग का कॉन्शियसनेस असल में ब्रह्म का ही एक रिफ्लेक्शन होता है। सनातन के हिसाब से आत्मा और ब्रह्म एक ही है, जैसे एक बूंद और समुद्र। मॉडर्न साइंस में भी थ्योरीज आई है जो सजेस्ट करती है कि कॉन्शियसनेस का एक सोर्स एक यूनिवर्सल क्वांटम फील्ड हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी यूनिफाइड कॉस्मिक फ्रेमवर्क थ्योरी, जो सनातन कॉस्मोलॉजी के ब्रह्म और मॉडर्न साइंस के डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के कंसेप्ट को एक साथ जोड़ के एक नए रूप में प्रेजेंट करती है। हम सब ब्रह्म का एक छोटा सा हिस्सा है और एक दिन सब कुछ उसी ब्रह्म में वापस मिल जाएगा, एक नए क्रिएशन के लिए। ये ठीक वैसे ही है, हर चीज एटम से बनी हुई है, लेकिन सबका अपना स्वरूप होता है और सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस एक्साइटिंग फ्यूचर की, जहां हमारी साइंटिफिक रिसर्चेस यूनिवर्स के क्रिएशन और उसके कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन को और गहराई से समझाने की तरफ बढ़ रहा है। मल्टीवर्स, क्वांटम मैकेनिक्स, सिमुलेशन थ्योरी, ये सब कंसेप्ट्स जो फ्यूचर में हमें यूनिवर्स के ओरिजिन और उसके अल्टीमेट फेट के बारे में नए पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीवर्स थ्योरी की। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ये थ्योरी कहती है कि हमारा यूनिवर्स एक सिंगल एंटिटी नहीं है, बल्कि अलग अलग यूनिवर्सेस एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, अपने अपने डिफरेंट टाइमलाइंस में और अपने अलग अलग डायमेंशंस में।
और हो सकता है कि उनके अपने अपने फिजिक्स के लॉज भी अलग अलग हो। भविष्य में क्वांटम फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के कॉम्बिनेशन से हमें ये प्रूव करने में मदद मिल सकती है कि क्या मल्टीपल यूनिवर्सेस एक ही टाइम पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, जहाँ हर एक का अपना अलग से फिजिकल लॉज होते हैं। ये कंसेप्ट सनातन में भी अनंत ब्रह्मांड से मैच होता है, जहाँ मल्टीपल प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। हम जानते हैं कि क्वांटम वर्ल्ड में चीज़ें काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव करती है। पार्टिकल्स एक ही वक्त पर दो जगह हो सकते हैं और किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम जानना मुश्किल होता है। अगर फ्यूचर में हम क्वांटम कंप्यूटिंग और एंटेंगलमेंट को समझ पाए तो शायद हमें पता चले कि यूनिवर्स का ओरिजिन भी एक क्वांटम इवेंट से हुआ था, एक छोटी सी फ्लक्चुएशन जो एक इमेंस कॉस्मिक रियलिटी बन गई। अगर बात करें स्ट्रिंग थ्योरी की, तो स्ट्रिंग थ्योरी भी एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर कंसेप्ट है। ये थ्योरी कहती है कि हर फंडामेंटल पार्टिकल एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है और इन स्ट्रिंग्स के वाइब्रेशन की वजह से मैटर और एनर्जी के बिहेवियर डिफाइन होते हैं, जिसे हम सनातन में रश्मि कहते हैं। अगर स्ट्रिंग थ्योरी को प्रूव किया जाता है तो यह हमें यूनिवर्सेस के ओरिजिन को समझने में अलग से मदद करेगा और शायद हम ब्रह्म जैसे कंसेप्ट फाइंड कर पाएंगे जो एक यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। हमारे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जो हायर डायमेंशंस को एक्सप्लोर करेंगी वो भी शायद इस थ्योरी को वैलिडेट कर सके। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। जैसे हमने पहले देखा, ये दोनों ही हमारी यूनिवर्स के ऑलमोस्ट 95% मार्क्स एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, पर तब तक इन्हें समझना मुश्किल है। फ्यूचर में अगर हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने में सक्सेसफुल होते हैं तो ये हमारी यूनिवर्स की असल नेचर को रिवील कर सकता है। हो सकता है कि ये दोनों ब्रह्म के एक इसेंस को रिफ्लेक्ट करते हो जो इनविजिबल और लिमिटलेस है और जो हमारे फिजिकल यूनिवर्सेस को शेप और स्ट्रक्चर देता है। तो जैसे जैसे हमारी साइंटिफिक रिसर्चेस आगे बढ़ेगी, हम यूनिवर्स के ओरिजिन और उसके ट्रू नेचर के बारे में और भी गहराई से समझ पाएंगे। हो सकता है कि हमारी आज की थ्योरीज और सनातन की एंशिएंट स्क्रिप्चर्स दोनों के बीच हम एक ब्रिज बना पाए जो एक नई थ्योरी को जन्म देगी। मल्टीवर्स, क्वांटम फ्लक्चुएशंस, सिमुलेशंस, ये सब एक नई रोशनी में हमारे अंडरस्टैंडिंग को एक्सपांड करेंगे। इस एपिसोड में हमने देखा कि सनातन स्क्रिप्चर्स में जो कंसेप्ट दिए गए थे वो काफ़ी कुछ मॉडर्न साइंस की थ्योरीज से मैच करते हैं। ब्रह्म जो कि एक लिमिटलेस और एंडलेस सोर्स है, उसे हम यूनिवर्स के क्रिएशन और उसके सिक्लिकल नेचर को समझ पाएंगे। हमने जो यूनिफाइड कॉस्मिक फ्रेमवर्क थ्योरी बनाई है वो एक जर्नी का रिफ्लेक्शन है, लेकिन दोस्तों ये एक सिर्फ एक स्टेप है, एक इनिशियल फाउंडेशन है जिसे फ्यूचर में हम अपने नॉलेज को और एक्सपांड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज के दौरान हमने यूनिवर्स के क्रिएशन और उसके मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर किया। आप सबका शुक्रिया जो आपने हमारे साथ इस जर्नी को बनाया। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपका इंतज़ार करता रहेगा। ये एपिसोड हमारे सीरीज ओरिजिन्स थ्योरीज ऑफ द यूनिवर्स का कंक्लूजन था, पर यूनिवर्स की मिस्ट्रीज और उसका एक्सप्लोरेशन कभी खत्म नहीं होगा। हमारे लिए ये एक नई शुरुआत थी, एक शुरुआत जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों मिलकर यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया और हम मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ।